थैंक यू वेरी मच फॉर योर जेस्चर्स एंड ऑल। हर इंसान की अपनी एक ज़िंदगी होती है, हर इंसान का अपना एक चलने का मुकाम होता है, चलने का तरीका होता है। हम लोग उसी यात्रा के गिने हुए कुछ ऐसे प्यादे हैं, जिस चेस के अंदर होता है कि प्यादे होते हैं, उसी प्यादों में से कुछ प्यादे हम जैसे भी होते हैं। सर, आपके बारे में इतना सुना है हमने, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बताइए। आप कहाँ, प्लेस ऑफ योर बर्थ एंड योर करियर, आवर व्यूअर्स वुड लाइक टू नो। लखनऊ के पैदा हुए, क्योंकि मेरे फादर पहले आर्मी में हुआ करते थे, फिर उसके बाद में दूसरी जगहों पे गए। बहुत सारा पुराना एक चीज़ जुड़ी हुई है, लेकिन लखनऊ के अंदर मेरी पैदाइश है। फिर उसके बाद में सेंट फ्रांसिस स्कूल के अंदर मेरी स्कूलिंग हुई, 1 से लेकर के 12 तक। बीच में कुछ गड़बड़ हुआ तो एक बीच में पापा ने एक और भी ऑल्टरनेट कर दिया था कि मेरा 10th और 12th वहाँ से चला जाए। समय गुजरता चला गया, ग्रेजुएशन हुआ उसके बाद में। लड़ते लड़ते बहुत अच्छे स्टूडेंट नहीं थे, हमेशा गिरे पड़े रहे चीज़ों के बारे में, चलते रहे। लेकिन ज़िंदगी को एक इस तरीके से लेके चले कि जो कि फैज़ साहब की बड़ी प्यारी सी वो बात है कि सोचा है उस पार उतरेंगे या टकरा के डूब मरेंगे। कि सोचा है उस पार उतरेंगे या टकरा के डूब मरेंगे, सैकड़ों गम और एक आईना, कब तक आखिर, और आखिर कब तक। इसको लेकर के चले तो ऐसे चले कि ज़िंदगी के अंदर कभी भी किसी भी चीज़ को कम नहीं समझा। लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं ज़िंदगी से अपनी। सबसे बड़ी लड़ाई होती है इंसान की अपने आप से। जो अपने आप से लड़ाई होती है उसका कोई तोड़ नहीं होता है। उसका तोड़ यूँ नहीं होता है क्योंकि वो हमारी अपने आप से होती है, हमारे आने वाले कल के लिए होती है। जो आने वाला कल है वो शायद सबसे एक अजीब सा एक फेस होता है हमारे लिए। जब ग्रेजुएशन पूरा हुआ तो उस ज़माने के अंदर, जब मैंने अपना पूरा किया 90 के अंदर, तो मेरे को ये नहीं मालूम था कि मुझको जाना अब किस तरफ है। तो तय करा तो करा क्या कि कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे। तो मैंने MBA का भरा। उस ज़माने के अंदर जैसे कि इस समय कैट वगैरह चलता है, हम लोग टाइम में नहीं चलता था 90 के अंदर। तो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भरा था, बनारस में भरा था, लखनऊ में भरा था। बनारस के इत्तेफाक ऐसा था कि पैसे की कमी थी थोड़ी मेरे पास, थोड़ी क्या थी, बहुत पैसे कमी थी। हर इंसान जो कि बढ़ जाता है उसके पास सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि वो पैसे की कमी को, इन सब चीज़ों को बहुत बताता है। हर इंसान के पीछे कोई ना कोई बात ज़रूर छिपी हुई होती है। किसी की ज़िंदगी भी इतनी छोटी नहीं होती है कि वो एक पॉडकास्ट के अंदर या एक अपने एक छोटे से शूट के अंदर इन चीज़ों को बता सके। ज़िंदगी 5 मिनट में कभी भी, या 1 घंटे के अंदर, या 10 घंटे के अंदर नहीं बताई जा सकती है। क्योंकि ज़िंदगी तो अपने आप एक वो चीज़ है जिसको आपको लड़ना है, भिड़ना है उससे। और अचीवर वही होता है जो कंगूरे पे जाके बैठ पाता है। लेकिन वे भूल जाते हैं लोग जो कंगूरे पे बैठते हैं। जैसे कि मैं एक बात बोलूँगा कि कंगूरे पे जो लोग बैठते हैं वो ये बात भूल जाते हैं कि नीचे कितनी ईंटें लगी हुई हैं। जो नीचे की ईंटों को गिन लेता है वो कंगूरे पे जाने में उसको ज़रा आसान रहता है। कभी भी, जब भी, जैसे कि मैंने कभी भी किसी भी अवार्ड को लिया तो मैंने अपनी टीम को साथ में खड़ा कराया, क्योंकि विदाउट माई टीम आई वॉज नोवेयर। नोवेयर मीन्स दैट नोवेयर। टीम ब्रिंग मीज टू दैट प्लेस। जो टीम बनी उसने टीम ने ही लोगों को बना के खड़ा किया। जब मैंने MBA पूरा करा तो मेरा एक ख्वाब था कि मैं जाके विदेश में नौकरी करूंगा, जैसे कि नॉर्मली होता है लोगों का। मैंने भी कोशिश करी, UNSCR के अंदर जाकर के मैंने पहली नौकरी करी 1993 के सितंबर में। सितंबर के अंदर जब नौकरी मैंने अपनी स्टार्ट करी तो उस नौकरी के अंदर ऐसा हुआ कि बिल्कुल छोटी सी उम्र के थे उस समय। तो मुंह पे लाली थी, हिंदुस्तान के थे, तो लिहाजा हम लोग के अंदर ऐसा छल कपट तो कुछ था नहीं इस टाइप का। वैसे भी लखनऊ शहर से आए थे, उन गलियों से आए थे जहाँ पर कि लोग पहचान नहीं पाते हैं। लखनऊ की खासियत ये है कि वहाँ पे गाली गलौच उस ज़माने में नहीं था, अबे तबे नहीं था। अगर कोई इंसान किसी को सलाम ना करे तो उसको बहुत बड़ा एक गुनाह माना जाता था कि क्यों इसने सलाम नहीं करा। यही ज़िंदगियाँ हम लोग लेकर के, इन्हीं उसूलों को लेकर के हम लोग ज़िंदगी में आगे बढ़े। हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे लोगों ने हम लोग को ये सिखाया कि हमेशा सामने वाले की इज़्ज़त करके चलो, चाहे कैसा भी समय आ जाए। उस ज़माने में ऐसा भी होता था, क्योंकि मैंने अपनी जब स्कूलिंग मैंने शुरू करी थी तो एक बार की बात है कि बड़ी अजीब सी कि हम जो थे वो
फ्राइडे को मेरे को जो कॉलेज का फादर था उसने मेरे पापा को बुलाया। उसने कहा जॉन, यू ब्रिंग योर फादर ऑन मंडे, आई वुड लाइक टू मीट हिम। उसने मेरी डायरी में लिख दिया। लाल पन्ने से जो लाल क्या कलम से लिखी गई चीज थी, उसने मेरे पे एक बहुत बड़ा एक दाग मार दिया। वो दाग क्या मारा कि मैं बताऊं नहीं कहता कि फ्राइडे की इवनिंग से जो मेरी ठुकाई होनी शुरू हुई है कि पापा को क्यों बुलाया गया, ये बड़ी अजीब सी बात थी। आपको तभी आज भी वो दिन याद है? हाँ, वो याद है। क्यों भूल जाए उस समय को, क्योंकि रीजन उसका कहता है कि जो भाई बहनों में थे, बड़े वाले भाई बहन थे, सब जो भी जिसकी पकड़ में आ रहे थे वो ठोक रहा था। चलते फिरते ठोक रहे थे, बिना बात के लिए पढ़ाई पे बैठा दिए जा रहे थे। संडे की भी सुबह, मंडे की सुबह जिस समय के पापा चले, तब भी मेरी 2 ठुकाई हो चुकी थी। मेरी बड़ी बहन ने करी थी और पापा ने करी थी कि ऐसे तुमने समय लायक खड़ा कर दिया कि मुझको प्रिंसिपल साहब में जाना पड़ रहा है। पापा की बड़ी एक अजीम शख्सियत हुआ करती थी उस जमाने में। तो पापा की चक्कर क्या हुआ कि पापा के चक्कर मुझको भी अजीब सा लग रहा था। फादर के पास पहुंचे कॉलेज के। फादर मतलब कोई वो फादर नहीं, मेरा अपना फादर। वो मेरे फादर जो थे वो कॉलेज के फादर जब मिले तो फादर ने कहा कि रेवरेंड रॉबिन्सन, वी आर वेरी ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट योर किड is amazing and he did so much in his careers and his studies. आपको पता होना चाहिए कि this time he is in under the A+ category. बड़ा अच्छा पढ़ा है, बहुत अच्छा से इम्प्रूव किया है। उन्होंने तो 2 शब्दों के अंदर मेरे को नाप दिया, लेकिन जो 2 दिन की मेरी ठुकाई हुई थी उसको कौन लाएगा वापस? उस ठुकाई को कोई वापस नहीं ला सकता है। तो लिहाजा ऐसा है कि बचपन जो था ना वो इन्हीं सब जद्दोजहद के अंदर, इन्हीं सब कहते नहीं कि एक उर्दू वर्ड है तलातुम। तलातुम का मतलब ये होता है कि लड़ाई झगड़े में लटका ही रहा। हम लोगों ने बहुत जिंदगी के अंदर अलग अलग तरीके के फेसेस को क्रॉस किया। 10 पैसे से लेकर के 25 पैसे तक की कमाई मिलती थी घर से। वो टेनर हम लोग उस समय बोला करते थे, टेनर 5 NP। NP मतलब 5 पैसे का सिक्का चलता था। 5 NP टेनर मतलब टेनर का मतलब 10 पैसा। 25 पैसा तो हम लोग की नज़रों के अंदर एक बहुत बड़ा जागीर थी हम लोग के लिए, जो कि आज कहीं उसका नामो निशान नहीं है। आज जब हम बच्चे को पैसा पकड़ाते हैं तो आज हमारे पकड़ाना पैसा तो अलग बात है, आज क्रेडिट कार्ड पकड़ा देते हैं। तो आज की औलादों में और जो हम लोगों ने पढ़ा है और जो हम लोगों ने समय गुजारा है, उस समय के अंदर बहुत फ़र्क है। इतना फ़र्क है कि हम उसकी गिनती कर पाना मुश्किल है। लेकिन आज भी मैं बोलूँगा, दिल्ली के इतने साल गुजारने के बाद और दुनिया के तमाम देशों में गुजरने के बाद, क्योंकि हम लोगों ने अपने ऑफिस को US के अंदर और इंग्लैंड के अंदर, मतलब कि लंदन में, और उसके अलावा आपके जो दुबई के अंदर है, इन जगहों में अपने इस्टेब्लिश ऑफिस को क्रिएट किया, बनाया। और बहुत खर्चा हो जाने के बाद भी हम लोग को ऐसा लगता है कि हम हिंदुस्तानी बहुत जगहों पे बहुत मजबूत हैं। जब कभी बाहर जाइए तो आप, जब डॉलर की बात चलती है तो मैं US के लोगों को देखता हूँ और वहाँ के लोगों को देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि आज भी हम लोग जो हैं, जो हम लोग हिंदुस्तानी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जो अपने ग्रुप की बात कर रहा हूँ, हम लोग कभी खाने के लिए बैठते हैं तो कभी $300-400 के अगर बिल भी बन जाते हैं तो हम लोग के लिए बहुत बड़ा नहीं होता है पैसा वो। क्योंकि अगर आप ऐसे भी देखिए तो 5 लोग का, 6 लोग का अगर हम बैठ के ताज में खा रहे हैं खाना, या फिर हम मौरिया में खा रहे हैं बैठ के खाना, तो वो उसके बिल इतने ही होते हैं। लेकिन जो वहाँ कंट्री के लोग जो होते हैं ना, उस समय हम लोग को बड़ी फटी निगाहों से हमको देखते हैं। तो कम से कम ये बैच तो हमारे पे लगा हुआ है कि हम लोगों ने जो कमाया वो आज हमारा हिंदुस्तान के अंदर, हम लाख दुनिया भर के अंदर गरीब कहलाए, लेकिन हम गरीब नहीं हैं। हम बहुत अमीर हैं और लोगों से। हम दिल में भी अमीर हैं, जेब से भी अमीर हैं और अपने हालात से भी अमीर हैं। क्या आपको, आपने इतनी कंट्रीज ट्रैवल करी हैं, कहीं और जाके ऐसा बायसनेस फील हुआ? बहुत देखने को मिलता है, छोटा मोटा नहीं मिलता है। पता नहीं लोग बाहर क्यों जाते हैं। मैं तो इस चीज़ को कहता हूँ, आज की डेट में मैंने इतने ऑफिस खड़े करे, चीज़ें करी, लेकिन मैंने आज की डेट तक फिर भी ये बात बोलूँगा कि वी आर द बेस्ट। आप जाइए लंदन के अंदर, वो जो लंदन की जो उसकी आवाज़ है, चीज़ें हैं, बड़ी बड़ी तरीके से आती हैं सामने हमारे, हम लोग उसको देखते रहते हैं। लेकिन आपको सच बात यह है कि लोग कितना भी अपने आप में कह दें
हम लोग शायद दुनिया के अंदर सबसे अच्छे हैं। हाँ, खुशबू के अंदर वहाँ पे है, हवा में बदबू नहीं होती है, लेकिन अगर ऐसे बात करे अगर हमारे लिए, तो हमारा कोई मुकाबला नहीं है। हम लोग वन ऑफ द बेस्ट कैटेगरी में आते हैं, और कोई कितना ही अपने आप को ऊंचा कह दे, कैसा कह दे, लेकिन नहीं, हम पहुंचे हुए हैं। That's very well said. Yeah. Sir, your career path, I'm sure it is very motivational for the young people and youth of our country. I would like you to tell our viewers about your career path. How did it evolve? देखिए, ऐसा ना कि घोंगे का नाम सुना है आपने कभी? घोंगे का नाम सुना, जिसमें से कि शेल जो निकलता है, स्नेल जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में। स्नेल जो होता है वो पलता बढ़ता है पानी की कीचड़ के अंदर। उसके बाद वो क्या करता है कि वो अपने आप को लेकर के आ जाता है, जो समुद्र के किनारे की रेत होती है उस पर आ जाता है। उस पर वो गर्मी जब वो पाता है तब उसका शेल खुलता है। वो जो साइकिल होता है ना, उसका गंदगी से, कीचड़ से निकल करके फिर वो आता है एक नई आबो हवा के साथ में, फिर वो ऊपर निकल के आता है। ये उसका मेन पार्ट होता है। ये जो शेलिंग होती है, यही हमारी ज़िंदगी का पार्ट है। हर इंसान को जो कि करियर का स्टार्ट करने वाला है, इंस्पिरेशन तो तब बनता है ना जब कोई इंसान को उन चीज़ों से होके गुजरता है। आज भी जब मैं बाराखंबा के अपने ऑफिस के पास में होता हूँ, जो कि स्टेटमेंट पे पड़ता है हमारा एशियन न्यूज़ का, तो जब मैं उस ऑफिस के पास होता हूँ तो मैं अपने लोगों को ये बात बताता हूँ कि ये वो टपरी है जहाँ मैं बैठ के चाय पीता था। एक ज़माना था जब आए थे पहली बार, जब 99 में मैंने इस ऑफिस को मैंने देखा, 2000 मिल के बोल लीजिए। जब मैंने इस ऑफिस को देखा तो देख करके मैं बड़ा खुश हुआ था। कितना बढ़िया, इतना लईम शहीम ऑफिस है। मेरे को अंदर घुसने को नहीं मिला था, बस हम लोग लॉबी तक घुस पाए थे। वो कल्चर है, खैर अभी भी चलता है हमारे यहाँ भी। तो वो मैं वहाँ पे जब मैं पहुँचा तो मुझको इतना अच्छा लग रहा था कि मैंने क्या काम कर दिया, इतनी बढ़िया ऑफिस के अंदर मैं आ गया। धीरे धीरे करके मैं करियर स्टार्ट हुआ कॉरेस्पॉन्डेंट से। कॉरेस्पॉन्डेंट के बाद में, उससे पहले जो था, पहले यूएनएचसीआर में था, वहाँ से रिज़ाइन करा, चला गया मैं डिस्को के अंदर। वहाँ गवर्नर का ओएसडी बन गया मोतीलाल जी का। यही अभी जो गुजरी हैं आपकी मोहसिना किदवई जी, इन्होंने जाके मेरी जॉब लगवाई थी। उन्होंने कहा था कि मोती, ये मेरे दोस्त का बेटा है, इसको लगा लो। लग गए थे उसके अंदर। फिर उसके बाद में समय गुजरता चला गया। गुजरने के बाद में फिर ऐसे समय आया कि मैंने वहाँ की, जब मैंने नौकरी छूटी, किसी कंट्रोवर्सी में आ गए थे, उनका नाम मोतीलाल जी का, तो वहाँ से जब नौकरी छूटी तो उसके बाद में मैंने टिस्को को ज्वाइन किया, जो कि आज की डेट में टाटा स्टील के नाम से मशहूर है। तो उसको जाके ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद में क्या करा कि वहाँ पर डीजीएम के बाद में जीएम का नंबर आया। जीएम के बाद में जब मेरी मीटिंग वहाँ पे, बोर्ड की मीटिंग चल रही थी आपके बेंगलोर के अंदर, तो कुछ मेरी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, तो इसी के साथ में मैंने इमीडिएटली रिज़ाइन कर दिया। ये भी नहीं सोचा कि मेरा अगला स्टेप लाइफ में क्या बनेगा। लौट के आए तो मेरी फिर इससे मुलाकात टर्नर वाले से हुई। जब टर्नर वाले से मुलाकात हुई तो टर्नर वाले ने सीएनएन को ज्वाइन करवाया। जब सीएनएन को ज्वाइन किया तो आगे ज़िंदगी चलती चली गई। आज कंडीशन ये है, जर्नलिस्ट कहलाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को क्रॉस किया है। ग्रुप एडिटर बन के बैठ गए हैं साउथ ईस्ट एशिया के। छोटी सी है, मैं कहता हूँ कि सीखो, इन चीज़ों सीखो जो हमने करी है, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डेंट टू बिकम अ ग्रुप एडिटर इज़ नॉट एट ऑल अ ईजी टास्क। बहुत लंबी जर्नी थी, जो कि 3500 वर्कर के बीच में, और वो भी जर्नलिस्ट को झेलना आसान नहीं होता है, क्योंकि हर जर्नलिस्ट अपने आप को बहुत बड़ा एक तीर तलवार मानता है, और जिसके अंदर भी घमंड आ गया वो इंसान चला गया। तो ये एक लाइफ का कोर था, और आगे तो आप जानते हैं निकिता। I think you've achieved a lot in your life. I must say, and our viewers they'll also agree. How did you set your goals in life? आपने कैसे सेट किया? आपने इतना कुछ अचीव किया है, आई एम श्योर आपकी काफी प्लानिंग रही होगी इसके लिए। प्लानिंग तो क्या, देखिए, इंसान जब पैदा होता है उस दिन से शुरू होती है उसकी। और हमारी लाइफ के अंदर खास बात ये होती है कि हम लोग जब शुरू करते हैं अपने आप को, एक अलग तरीके से ज़िंदगी को हम बिताते हैं। ज़रूरी ये कि हम वेदों को पढ़ के देखें पहले। शकुनी के बारे में कहते हैं, जब शकुनी का मामला आता है महाभारत के अंदर, तो शकुनी मामा के बारे में ये बात कही गई है
कि शकुनी ने कभी भी कोई भी तलवार नहीं उठाई और कोई भी युद्ध नहीं किया। शकुनी ने ना कभी कोई तलवार उठाई और ना कभी कोई युद्ध किया, लेकिन उसने पूरे एक वंश का सर्वनाश कर दिया। वंश का सर्वनाश कर दिया मतलब कि उसने सबको खत्म कर दिया उस आदमी ने। जिंदगी के अंदर कभी भी आप जब बढ़ रहे हो, आपकी ज़िंदगी के अंदर स्ट्रेप्स हो, आपकी लाइफ के अंदर चीज़ें आपको करनी हो, तो ये बात ध्यान रख के चलिएगा कि आपके सलाहकार कैसे हैं, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर आपके सलाहकार सही नहीं हैं तो आप ज़िंदगी के अंदर ये ध्यान रख के चलिएगा कि आपके साथ में कोई ना कोई बात ऐसी ज़रूर घटेगी जिसका कि कोई तोड़ कहीं आपको मिलेगा नहीं फिर उसके बाद में। तो मैंने अपने सलाहकारों में हमेशा ऐसे लोग को चुना कि जो कि किसी भी चीज़ से जुड़े हुए नहीं थे, वो किसी और फील्ड के थे, तो उनके साथ में आकर के उनको मैंने जोड़ लिया अपने साथ में। मैं सेल्फिश था, मैं मानता हूँ, हाँ मैं मानता हूँ मैं सेल्फिश था। मुझे किस्सा याद आता है बड़ा प्यारा सा कि जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तो ग्रेजुएशन कर रहे थे उस समय, तो ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में ऐसा था कि एक हमारे प्रोफेसर थे, प्रोफेसर के उस समय लेक्चरर हुआ करते थे, तो लेक्चरर थे, तो उन्होंने क्या करा कि वो जब मैं घुसता था तो मुझसे कहते अरे आप तो बाबा हैं, आप तो बाबा हैं, आप तो मालिक हैं, चलिए आप बाहर चलिए। अरे आपको क्या पढ़ना है, आपको तो कुछ कॉलेज ही आपका है। ये करते करते उन्होंने मुझको बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट करा मुझको। मैं सुनता रहता था। साथ के लड़के हमारे सेंट फ्रांसिस के और दूसरे कॉलेजेस के भी थे, वही मजाक उड़ाते थे। मैं तो आदमी से इतना खिसिया गया एक समय के बाद में, मैंने कहा नहीं इसको नहीं छोड़ेंगे। और आखिर में क्या हुआ कि मैंने एक हमारे यहाँ लखनऊ के अंदर यहियागंज कहलाता, जहाँ पटाखों की दुकानें हुआ करती थी, अब तो बंद हो गए, पटाखों की दुकानें हुआ करती थी। मैं पटाखे की दुकान पे गया। पटाखे में मैंने उस जमाने के अंदर 7 रुपए का मैंने सुतली का बम लिया। उनके घर में नहीं फोड़ा मैंने, 7 रुपए का सुतली बम लिया। 7-8 दिन मैंने उसको धूप के अंदर कायदे से सेका मैंने। फिर मैंने देखा कि अगरबत्ती की जहाँ बनती थी, मैं उस तरफ में गया, वो मूलगंज कहलाता अमातफ का है, उस तरफ में गया, वहाँ अगरबत्ती बनती थी, मैं उसको लेकर के आया, उसकी चेक करा कितनी देर में कितनी जलती है। उसके बाद में उसको बर्ड करके उसको लगाया। लगाने के बाद में सूखी अगरबत्ती लगाई थी, खुशबू वाली नहीं लगाई थी। लगाया, लगाने के बाद में वो जैसे ही उसका क्लास शुरू होने से पहले जब क्लास चेंज हुआ, मैंने जाकर डेस्क के नीचे उसके रख दिया, क्या के रख दिया, और सामने बिल्कुल बैठ गया उसके। टीचर ने क्या करा कि टीचर जैसे ही आया, उसको मालूम था कि ये कैसे बैठा हुआ है, देख के मेरे को बड़ी कस खिसी आ गए। कहते अरे आप तो बाबा हैं, आप कहाँ बैठे हुए हैं यहाँ पे, अरे चलिए आप यहाँ से, आप आराम से। उस दिन मैं मेंटली प्रिपेयर्ड था कि मुझको जाना है, क्योंकि उस बम का शिकार मैं होना नहीं चाह रहा था, लिहाजा मैं कुर्सी खान फून करके फिर मैं निकल गया। अब गिनती शुरू हुई, अब यूं करके, अब 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट के बाद में वो बम फूटा। 5 मिनट ये 5 मिनट के बाद बम फूटा। पूरा क्लास कूद कूद के बाहर कूदा, खिड़कियों से कूद कूद के बाहर निकला। अफवाहों का जोर हो गया कि फला जो थे उनके पर कच्चे उड़ गए, उनकी हड्डी तक गायब हो गई, इतने लोग मारे गए, इतने वो हो गए, बहुत सारी बातें हुई, पुलिस आई, चीजें हुई। हमारे प्रिंसिपल बड़े अक्लमंद हुआ करते थे, उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, नहीं कुछ नहीं है, बच्चों का खेल है। खेल था ही, लेकिन नटोरियस बनने का खेल था ये काफी। आपने मुझसे पूछा, क्या पूछा आपने? आपने अपने गोल्स कैसे सेट करे? तो गोल्स ऐसे सेट करे कि पहला तो बम फोड़ने का करा। ये तय था कि भाई अगला हमको नहीं पढ़ा रहा है तो कुछ तो हमें पढ़ाना है ना। तो ये था कि इसको यहाँ से पल्ला अगर मुझे छुड़ाना है तभी मैं जीत पाऊंगा। मेरे 2 बैक पेपर आए मेरे बीकॉम के अंदर। फिर उसके बाद में मैंने क्या करा कि मैं दूसरे कॉलेज चला गया। कॉलेज जाने के बाद में मैंने ग्रेजुएशन फिर मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ कहलाता है, उसका लोग गलत नाम लेते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी नाम नहीं है उसका, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ है। तो वहाँ से फिर हमने ग्रेजुएशन मेरा हुआ नेशनल डिग्री कॉलेज से। और पहले वाले का नाम मैंने आपको यूँ नहीं बताया क्योंकि कंट्रोवर्शियल था काफ़ी। तो वहाँ से निकले, फिर पढ़ने के बाद में ये था कि कोई मैं एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे जाऊँ, ये पहला था। फिर जब इसमें आ गए, जब जर्नलिज्म में आ गए, तो ना मेरा जो एम था टेस्को था, ना मेरा एम यूएनएससीआर था, ना मेरा ओएसडी बनने का था। मेरा ये था कि कुछ ऐसा करो जो कि अलग सा हो। इसीलिए मैं
एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप को चलता गया, आज इस मुकाम पे पहुंचा हुआ हूँ, परमेश्वर ने पहुंचाया मुझे, इसके लिए मैं खुश हूँ अपने आप में। आई बिलीव जो आपने पहले बताया था वो रेड में जो फादर ने लिखा, तो आई थिंक उसकी कॉम्पनसेशन हो गई है। कॉन्वर्सेशन हो गई। फादर ने तो खैर इज्जत दी हम लोग को, वो मुझको कभी कभी स्लिप्स दे दिया करते थे 10-5 रुपए की, जाओ जाकर के ये खा लो वो खा लो। लेकिन ये टीचर्स जो थे ये अलग टाइप के थे, एक्चुअली इनकी झगड़े मेरे बाप से थे और वो निकालते मेरे से थे। तो मैं अपने टीचर्स को सिखाता हूँ क्योंकि मेरे पास एजुकेशन का भी एक फील्ड है। मेरे पास करीब 19 इंस्टीट्यूट्स हैं, 10+2 के मेरे पास 4 कॉलेजेस हैं, करीब 18,000 स्टूडेंट मेरे पास दिल्ली के अंदर है। उसके अलावा मेडिकल में मेरे पास पैरामेडिकल का पूरा मेरे पास विंग है। मेडिकल कॉलेज के अंदर 200 सीट का मेडिकल कॉलेज है। फिर उसके बाद में मैनेजमेंट कॉलेज है और उसके अलावा जो है हॉस्पिटल हो गया। तो ये बहुत बड़ा एक फील्ड है मेरे पास जो कि मेरे पास पड़ी हुई है। हमेशा अपने पड़ोसी को खुश रखना ही मेरे एम रहा, क्योंकि मेरा पड़ोसी अगर मुझसे खुश रहेगा तो मुझे परेशान नहीं करेगा। ये मैंने हमेशा ज़िंदगी का एक गोल बनाया। ये भी उन गोल में से एक बड़ा गोल था जो कि मैंने अपनी ज़िंदगी का बनाया कि पड़ोसी को हमेशा खुश रखो। उसको अगर परेशान करोगे तो फिर तुम परेशानी में आ जाओगे। आपकी वर्क लाइफ में देयर हैव बीन सर्टेन कंट्रोवर्सीज, would you like to talk about them and how did you deal with it emotionally and what was your savior? कंट्रोवर्सीज तो हर इंसान के साथ में होती हैं और वो इंसान मेरी नज़रों में अधूरा है जिसकी ज़िंदगी के अंदर कंट्रोवर्सी नहीं है। अगर हम अपनी ज़िंदगी को अगर कायदे से देखें तो कंट्रोवर्सी हमारी ज़िंदगी का एक अहम पार्ट है। वो एक बहुत बड़ा पार्ट हमारी कंट्रोवर्सी जो होती है वो निभाती है। जिन चीज़ों के अंदर कंट्रोवर्सी आई तो उस कंट्रोवर्सीज के अंदर उसको ओवरकम करना आसान नहीं था, लेकिन पेशेंस जो होता है वो इंसान को सब कुछ सिखा देता है। अगर पेशेंस अगर आपके पास में है तो आप हर चीज़ को बड़े आराम से पार कर जाएंगे। एक शब्द है उसका नाम है अंततः, जो कि संस्कृत में आता है। अंततः का अर्थ मतलब क्या होता है कि एंड ऑफ द एरा, एंड ऑफ द चैप्टर की कैटेगरी में आता है। जो कच्चे मकान होते हैं वो भी गिरते हैं, जो पक्के मकान होते हैं वो भी गिरते हैं। किसी का कोई अस्तित्व होता है वो भी बिगड़ता है। जिंदगी के अंदर अंततः का मतलब ये होता है कि नथिंग इज परपेचुअल। कोई भी चीज़ हमेशा इस चीज़ आपके साथ नहीं रहेगी। ना आपके माँ बाप हैं, दोस्त यार हैं, ज़मीन है, जायदाद है, पैसा है, ये कभी भी किसी भी इंसान के साथ में हमेशा नहीं रहने पाई है। ये उसमें का एक पार्ट है। तो लिहाजा अगर आप ये बोलें चीज़ के बारे में कि क्या चीज़ है, तो मैं तो यही बोलूँगा अंततः कोई भी चीज़ परपेचुअल नहीं है। वैसी कंट्रोवर्सीज भी थी, वो आई, ज़िंदगी का पार्ट बनी। हाँ, बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज हुई, बड़ी बड़ी एजेंसीज कूदी, लेकिन हमेशा जो कलाकार होता है वो किसी के इशारे पे काम कर रहा होता है। तो हम लोग भी उन्हीं कलाकारों में से, उन पपेट्स में से एक थे जो कि इन लोग का पार्ट बन के बैठे हुए थे। वही चक्कर है कि सोचा उस पार उतरेंगे या टकरा के डूब मरेंगे। तो जिनके सहारे डूबने की बात थी उन्होंने करी आकर के। आप काफी सारी डॉक्यूमेंट्रीज का भी पार्ट रहे हैं एंड सम ऑफ देम हैव बीन क्वाइट फेमस लाइक गेंजी, सिटी ऑफ ताज। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद दोस? हाँ, ये बड़ी प्यारी सी बात। कई ख्वाब ऐसे होते हैं जिनको कि हमें खुद से पूरा करना पड़ता है। ये ख्वाब वो ख्वाब होते हैं जो कि हम अपने दिमाग के अंदर बैठा के बैठे हुए होते हैं। ये ख्वाब वो होते हैं जिनको हम पूरा करने के इरादे में होते हैं, लेकिन हमारे पास उन चीज़ों के लिए हमारे पास चीज़ें नहीं होती हैं। गैंजेस एक वो प्रोजेक्ट था मेरे लिए जो कि एक सपना सा था मेरे लिए। गंगा कहाँ से निकलती है और कहाँ तक जाती है। गैंजेस को जब कवर हम कर रहे थे तो मैं यही एशियन न्यूज़ में ही मैं था, और उस मैंने क्या करा कि पहले मैंने वो खुद जगहों को देखा। मैंने जाकर के, हम लोग जाते थे, हम 5-6 लोग, करीब 7 लोग जाके घूमते थे, देखते थे, सीन को देखते थे, चीज़ों को ढूंढते थे। तो गैंजेस क्या है, इस कमरे के बराबर का एक होल है जिससे कि पानी निकलता है, ग्लेशियर्स वाला। बहुत ठंडा पानी होता है वो, लेकिन उसके फव्वारे से अगर आप उसके पास भी जाएंगे तो आप भीग जाएंगे। गैंजेस का ये हुआ कि जहाँ तक गैंजेस जा रही है, जैसे जैसे जा रही है गंगा, तो गंगा जी के साथ में हमको जाना था, पूरा हमको कवर करना था।
वो ऋषिकेश होते हुए, हरिद्वार होते हुए, फिर वो जो नीचे आती गई, फिर उसके बाद में और नदियाँ मिलती चली गईं और बहुत सारी चीज़ें होती चली गईं। तो हम लोगों ने क्या करा कि उन सारी चीज़ों को लाइन से हम लेते चले गए। जब हम इस स्टोरी को हम कवर कर रहे थे, तो स्टोरी को कवर करते करते क्या हुआ कि एकदम से एक दिमाग में क्लिक आया कि क्यों ना हम इसके साथ के कुछ और भी प्रोजेक्ट को कर लें। क्योंकि जब हम इनको कर रहे थे तो मैं देखता था कि बहुत सारी जगहों पर ऐसा था कि हमने देखा कि वहाँ पर लोग तो थे, उनके गाने पाने भी थे, उनकी चीज़ें थी, तो वो गाने की चीज़ें हमारी जो थी वो छूट रही थी। तो मैंने क्या करा कि उसके साथ में जो परिवार थे, जैसे कि बनारस के अंदर हम पहुंचे तो बनारस के अंदर 2 परिवार हैं, जैसे भैरव परिवार, भैरवी परिवार है। भैरवी परिवार से हमने उनके गाने निकलवाए, उनसे गाने हमने करे। उसके बाद में इस गैंजेस के साथ में हम लोगों ने क्या करा, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का भी जो पार्ट था, जो कि हमने कवर किया था डिस्कवरी के लिए, 5 बार का बनाने वाला मैं ग्लिम्पसेस का हूँ। इस समय फिर एक एपिसोड हम बना रहे हैं इस समय ग्लिम्पसेस का, जिसमें कि इस समय एंकर्स का ढूंढना, चीज़ें करना, ये हमारा काम चल रहा है इस समय। तो फर्स्ट फेज के अंदर समय जो हम लोग हैं फिल्म के, उस काम पे समय कर रहे हैं। ये शायद 20 तारीख को टीम इंडिया आएगी, अभी आने वाले, उसके बाद हम इस पे काम करेंगे। सोनागाछी का मामला यह था कि सोनागाछी एक ऐसी है कि दुनिया के अंदर, एशिया के अंदर ये सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है। सोनागाछी एक ऐसी जगह है जो कि नरक कहलाता है। मैंने उस नरक की सच्चाइयों को अंदर से देखा है। बहुत जगह तक तो हम कैमरा ले जा पाए, लेकिन मैं बोलूँगा कि 99% तक जगहों पे हम कैमरे पे नहीं जा पाए। इनफैक्ट कंडीशन ये थी, कई बार ऐसा लगता था कि हम लोग इस जगह आ तो गए हैं, लेकिन इस जगह से अब जाएंगे कैसे। तो वहाँ पर बड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग होना पड़ता था, चीज़ें होती थी। कई बार ऐसा हुआ कि पर्स छिन गए, पैसे छिन गए, लेकिन उस चीज़ को कवर करना था, एक तय था मामला, हमें करना ही करना है। जब मैं कलकत्ता के अंदर था तो मैंने कहा कि लाओ चलो एक उसको भी कर लें, सुंदरवन को भी कर लें। तो सुंदरवन भी चले गए। वो दलदल भरी जगहों के अंदर, मधुमक्खियों के बीच में, बाघों के बीच में, उस स्टोरी को भी कवर करना शुरू करा। ये सब एक सीक्वेंस था जो कि होता चला गया। सीक्वेंस जो था वो इस तरीके से था कि जो लोग थे वो आके टकराते गए, चीज़ें होती गई, हम लोग भी ने इसको देखा। लेकिन अफसोस ऐसे लोगों पे जो कि सोनागाछी जैसे मामलों के अंदर टिके हुए हैं और बिगाड़े हुए हैं। समाज की ये वो गंध है जो कि हम सबको एक बहुत बुरे हालात से लेके जा रहे हैं। किस चीज़ के बारे में हम कहें आपसे, और किस चीज़ को हम ये कहें कि हमने गलत किया। कुछ ऐसे हालात को हमने देखा जहाँ पर कि पूरा पूरा परिवार उन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व था। बहुत जगहों पे हमने धोखे देखे लोगों के, जैसे लोगों ने धोखे दिए एक दूसरे को, बहुत बुरी तरीके से धोखे दिए। वो भी बड़े अजीब से मामले थे। लोगों ने क्या करा कि मोहब्बत में बटोरा लोगों को, लड़कियों को लिया या लड़कों को लिया। ये नहीं सोनागाछी के ना सिर्फ लड़कियां हैं, लड़कियां नहीं हैं, वहाँ तो सब तरीके के लोग हैं। छोटे छोटे बच्चों को उठा के ले आते हैं, फिर उनसे वो गलत काम करवाते हैं वो लोग, और फिर वो उन्हीं में रम जाते हैं लोग। 1-2 बच्चे नहीं मिलते हैं, जिस समय वो निगाह से उठा के यूं करके देखते हैं ना, यूं करके, तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जब वो गर्दन उठाते हैं, यूं करके देखते हैं, तो दिल करता है कि इनको उठा के ले जाएं। एडमिनिस्ट्रेशन हो गया या पुलिस हो गई, कुछ हो गई, वो हमसे पहले वहाँ पहुँच चुकी होती है, रोज़ का पाठ होती है। आप कहाँ किसको चुप कराओगे। ऐसा नहीं है, हालात बड़े अजीब से होते हैं। हम लोग तो ऐसे हालात से होके गुजरे कि हमने तो देखा नहीं था। लखनऊ में तो कोई रेड लाइट एरिया था नहीं, लेकिन हमने ये भी रेड लाइट एरियाज़ को देखना हमने शुरू करा, तो बड़ा अजीब सा एरिया था। फिर थर्ड नाम आप करिए तो ऐसे बहुत सारी जगहें हैं। मैं जब महलों को कवर कर रहा था तो मैंने महलों के अंदर भी इन कमियों को मैंने पाया। बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी शख्सियत हैं, लेकिन अंदर क्या क्या चल रहा है क्या कहा जाए, ये तो सेंसर्ड मैटर है, इसको क्या कहते हैं। तो डॉक्यूमेंट्रीज तो होती रहती हैं, वो तो पार्ट हैं। इट वॉज माई हॉबी। This is actually very sad to hear, and that's the, I'll say, that's the spirit of a true journalist, that you try to cover a lot of it, जितना आप cover कर पाए।
एक अच्छा जर्नलिस्ट जो होता है, जो कि मैंने अपनी लाइफ में देखा और जो मैंने सीखा है और आज मैं उसको यकीन करता हूँ और उस पर चलता भी हूँ, एक अच्छा जर्नलिस्ट कभी भी सरकार का स्पोक्स पर्सन नहीं बन सकता है। एग्जैक्ट उसका रीज़न क्या है कि अगर आप सरकार के अगर आप स्पोक्स पर्सन बन के बात करेंगे तो यू आर नॉट ए ट्रू जर्नलिस्ट। आप अगर फोर्थ पिलर हैं तो योर ड्यूटी इज टू कवर दी नॉर्मल पीपल कि आज गैस महंगी हो गई है, इसके पीछे सरकार जवाब दे। ये नहीं कि आज गैस महंगी हो गई है, हमें इसके लिए बड़ा खुश होना चाहिए कि हमारे एसएस ने इतनी मेहनत करके गैस ला रहा है और सिर्फ उसने 400 रुपये बढ़ाए। जिस साल के 800 बढ़ने चाहिए थे 400 बढ़ाए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जर्नलिस्ट को क्वेश्चन करना चाहिए कि वेयर इज द टैक्स, वेयर इज द फिल्म, वेयर इज द वर्किंग, वेयर वी आर गेटिंग एंड व्हाट यू आर सप्लाइंग टू अस। The question is this, that our concept should be clear and answerable before the public, not to the government. Government is a system. Government is a collaborative system. We must know that why we people are working on that. If we will not question, then we'll be in danger. This pillar must be strong. Well said. And a journalist, I believe, should be the voice of people, voice of nation. Voice of people is a fourth pillar, but demolished like anything. I mean, not only this system is there. There are many other systems, and the pillars are also demolishing every day. But none of us is taking care of that. We create so many platforms for the women's safety and all these things. But you say this thing that similarly, what is the verdict from the court comes to us. ऐसी सी बातें आज कई बार हमारे न्यायालय बोल दे रहे हैं, हमारे जजेस बोल दे रहे हैं कि सुन के ताजुब लग रहा है कि क्या बात ये बोल रहे हैं। अभी मैं एक जजमेंट्स को रिव्यू कर रहा था मैं, तो अब ये मैटर क्योंकि कोर्ट से रिलेटेड है, आपकी जुबान बंद है, आप बोल ही नहीं सकते उसको। कंटेम्प्ट लग जाएगा 2 मिनट के अंदर। 2 मिनट के अंदर हमारे लाइसेंस बंद हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है पार्लियामेंट हम जाते हैं, हमारे पास लाइसेंस, हमारे पास सर्टिफिकेट और वो हमारे पास आईडी होती है, हमारे बायोमेट्रिक्स होती है, हम घुसने को होते हैं, गाड़ियाँ घुस रही होती हैं और एकदम से वो मना कर देते हैं, कहते नहीं आपका ये सस्पेंड हो गया है कार्ड। जब सेशन पूरा आ जाता है तब हमारे वो कार्ड्स खुलते हैं। तो ये क्या है? आप एक ट्रू जर्नलिज्म को रोक रहे हो ना। टेबल पर चढ़ के चिल्लाने का मतलब ये नहीं कि सर ट्रू जर्नलिज्म, वी मस्ट हैव टू लर्न दैट व्हाट वी आर डूइंग। Of course, very well said. एक क्वेश्चन है सर कि हम बहुत सारी मूवीज में देखते हैं, रियल लाइफ में सुनते हैं, न्यूज़पेपर में सुनते हैं कि जो वॉइस उठाता है, जो ट्रू बोलना चाहता भी है, वो गायब हो जाता है या वो मर जाता है, उसकी आवाज़ बंद कर दी जाती है। क्या ये बात सच है? इसीलिए कोई सच बोलना नहीं चाहता है। हमें मनरेगा किस्से को कभी नहीं भूलना चाहिए। मनरेगा किस्सा एक मालूम बड़ा अजीब सा किस्सा है। मनरेगा एक गांव था जिसका कि मनरेगा किस्सा जो है वो एक इठला गांव करके है मध्य प्रदेश के अंदर। एक झोला छाप पत्रकार जो वहाँ पे था, उस झोला छाप पत्रकार ने क्या करा कि उस झोला छाप पत्रकार ने उस स्टोरी को कवर किया था। छोटा सा जर्नलिस्ट था वो। उसने करते करते पहले कई बार उसने उठाया बात को, चीज़ें करनी शुरू करी। आखिर में उसने क्या करा कि जब वो पूरा काम कर चुका तब उसने ये बात पाई कि ये जो काम है ये इतने बुरे हालात में पहुंच चुका है। तब उसने जब कवर करना शुरू किया तो पता लगा कि करीब 250 लोग तो मारे जा चुके हैं अब तक। और आखिर में क्या हुआ, जब वो स्टोरी पूरी खुल करके बाहर आई तब पता लगा कि वो मार दिया गया। मनरेगा एक ऐसा केस है जिसके अंदर कम से कम 40 जर्नलिस्ट मरे हैं और कितने लोग मारे गए इनके बारे में गिनती करना मुश्किल है। तो आप इतनी ऊंचाई तक पहुंचे हैं, काफी अप डाउन्स भी देखा है, लीगल चैलेंजेस भी काफी फेस करे हैं, तो बस मुझे ये जानना है आपने इसे फेस कैसे किया, इतने स्ट्रॉन्ग कैसे बने रहे? स्ट्रॉन्ग हालात बनाते हैं इंसान को। लीगल चैलेंजेस तो आते ही हैं, लीगल चैलेंजेस जो आते ही हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग बनने के पीछे रीज़न क्या होता है, जितना भट्टी के अंदर सोने को आप तपाओगे उतना ही उसके अंदर चमक बढ़ती है।
तो लिहाजा लीगल चैलेंजेस से, लीगल बातों से कभी नहीं घबराए, ये है। और समय आता है क्या, चीज़ों सिखाती चली गई, लोग सुख साथ में थे, कुछ एक अच्छे भी लोग होते हैं, बुरे भी होते हैं। अच्छा अगर लाख में अगर एक भी होगा ना, तो आपको फिर ज़रूरत नहीं है बहुत चीज़ ढूंढने की। जी नहीं। आपने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं, आपका कौन सा सबसे दिल के करीब है या सबसे मेमोरेबल है? मेमोरेबल, मेमोरेबल में अगर बोलेंगे तो शायद यूएनएसडीजी अवार्ड के बारे में मैं बोलता हूँ कि वो शायद सबसे बढ़िया था मेरा। यूएनएसडीजी का अवार्ड जो था वो हमको 5 साल के बाद मिला, उसकी उम्मीद हम खो बैठे थे कि वो हमको नहीं मिल पाएगा। दुनिया का मानव अवार्ड है वो, शायद 3rd नंबर पे आता है इस समय। रिफ्यूजी के बीच में काम करने वाला वो अवार्ड है। मैंने पद्मश्री को भी शायद इतना बड़ा नहीं माना, ना मैंने तेंसुई को इतना बड़ा मैंने माना। बेस्ट जर्नलिस्ट अवार्ड, एंटरप्रेन्योर के जो अवार्ड मुझको मिले, बेस्ट मिलेनियर का, बिलियनियर का अवार्ड जो मिले, वो सब तो दुबई के अंदर मिलते गए या फिर आपके यूएस में मिले या और जगहों पे मिले। तो वो तो एक नॉर्मल कोर्स था जो कि मिलता चला गया। मेन चीज़ तो ये थी कि जो हमने इसको जो जिस समय यूएनएसजी का मिला तो उसके अंदर ये था कि हमने करीब 1.5 लाख रिफ्यूजीज़ को हमने सेव किया था उस टाइम पे। वो मेन था हमारे लिए। आप काफी रिफ्यूजी कैंप्स का भी पार्ट रहे हैं अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज एज वेल। हाँ, मैं यूएनएचसीआर में काम करता था, तो इसलिए ये चीज़ें मेरे लिए कठिन नहीं थी। तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? Did you एक्सपीरियंस interact with the refugees directly, and how was, like, it is sometimes it is very easy to listen but actually difficult to face the situation. How was it emotionally? What was the take on your end? How were they dealing with the situation? We would like to hear on this. रिफ्यूजी की कभी भी आंखों के अंदर अगर कभी गौर से अगर आप ताकेंगे, जब उसको ताकेंगे आप उसकी आंखों के अंदर, तो एक डर, एक परेशानी और एक भय उसकी आंखों के अंदर आप पाएंगे। एक देश से जब कोई इंसान निकलता है तो एक अजीब सा माहौल बन जाता है। और ये तो कंडीशन ये है कि बेचारे ये तो हर तरफ के मारे हुए होते हैं, जो पैसा होता है, चीज़ें होती हैं, घर होता है, छत अपनी छोड़ करके, अपने बिस्तर छोड़ के बेचारे भागते हैं अपनी जान को बचा करके, अपनी औलादों को लेकर के। मैंने कई ऐसे रिफ्यूजीज़ को पाया जिन्होंने कि यही रोते थे कि पता नहीं हमारे बच्चे क्या कर रहे होंगे, वो ज़िंदा होंगे कि नहीं होंगे। बीवी के बारे में चिंता करते थे, माँ बाप के बारे में चिंता करते थे। तो इंटरेक्शन तो उनसे होते थे, बहुत बहुत अमीर अमीर थे, लेकिन क्या करें बेचारों के लिए, हम तो बस उनको एक शेल्टर ही दे पाए ना बस। बहुत सारे, That's a very noble cause that you've been a part of. हाँ, ऊपर वाले ने हमको ठहराया तो हम लोगों ने इस चीज़ को मैंने मान लिया, ये है। आपको बुक्स भी लिखने का काफी शौक है। आपकी बुक मिरर ऑफ लाइफ, आईना, has been the best seller for quite some time. हाँ, And आईना there are बनी। many other books as well. I would again want our viewers to know about it. आईना किताब मेरी कैसी किताब थी जो कि मेरी ज़िंदगी पे थी। आईना वो किताब थी जिसके अंदर मैंने अपने आप के बारे में मैंने जिक्र किया है, कैसे ज़िंदगी शुरू हुई, किस तरीके से शुरू हुई। लोग कहना ये है कि शुरू के 10 पन्ने जो हैं मेरे, वो ऐसे पन्ने हैं जिसके अंदर मैं जो हूँ बिल्कुल एक निचोड़ करके मैंने अपने आप को डाल दिया है। और ये किताब के अंदर ख़ास बात ये कि शुरू के 11 पन्ने तक अगर कोई किसी के आंसू नहीं छलके, इसका मतलब ये है कि उसकी आंखें सूनी हैं, सूखी हैं। क्योंकि हर एक की ज़िंदगी ऐसी नहीं होती है कि जिसके अंदर कोई ना कोई लबो लुबाब ना हो और कोई कमी परेशानी ना हो। मैंने इस किताब के अंदर अपनी उन चीज़ों को जोड़ा है जो कि बहुत अजीब सी हुआ करती थी। कैसे लोगों ने ट्रीट किया, कैसे कहाँ तक पहुँचे, कैसे ज़िंदगी की शुरुआत हुई, ये है। आज मेरे साथ के बहुत सारे दोस्त हैं, बड़ी बड़ी जगहों पे मुकाम पे पहुँच गए हैं। और रही बात आपने कहा कंट्रोवर्शियल की बुक के बारे में, वी द डेमोक्रेसी के बारे में जहाँ तक बात करी जाए तो वी द डेमोक्रेसी के मामले में यह है कि वी द डेमोक्रेसी जो है वो एक डेमोक्रेसी का पार्ट है। डेमोक्रेसी जो है एक बहुत बड़ा एक वर्ड है जिसको आप कहते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र जो है ये तंत्र वो तंत्र है जिसका कि कोई तोड़ है ही नहीं किसी भी एंगल से, किसी भी जगह पे। तो अगर मैंने उसकी गहराइयों को, सच्चाइयों को अगर मैंने सामने लिख करके डाला तो उसमें बुरी बात क्या है। रूबरू हुआ हूँ पब्लिक से,
गलत शो करें आकर के उस किताब के बारे में, उसका एक छोटा सा शब्द भी अगर ये गलत करके बता दें कि ये गलत लिखा हुआ है तो बता दें। 486 पन्ने की वो किताब है, उन 486 पन्ने किताब के अंदर एक पैरा तो बहुत दूर की बात है, एक लाइन को मुझे कहते हैं गलत लिखी हुई है तो मैं मान जाऊंगा कि उस इंसान को तो आसान नहीं है उसको गलत शो करना किताब को। मैनेजमेंट की किताबें हैं तो वो तो मेरा सब्जेक्ट है, वो मैंने लिखा, जिस कॉलेज से पढ़ के निकला उसी कॉलेज के अंदर वो चल रही हैं आज की डेट में। बहुत सारी और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ भी इसको फॉलो करती हैं, मेरी किताबों को वो भी लगाती हैं, मेरी वो चलती हैं मेरी किताबें। खुद मैनेजमेंट कॉलेज चलाने वाला हूँ तो मुझे मालूम है मार्केटिंग बिहेवियर क्या होता है। हम कब पैदा हुए, कब हमने कमाई शुरू करी, कब आज तक यहाँ तक पहुँची ज़िंदगी मेरी, मुझे खुद नहीं मालूम है कि मैंने क्या करा ज़िंदगी के अंदर। हाँ, लेकिन एक बात को जानता हूँ कि बिहेवियर एक होता है मार्केट का, वो समझना बड़ा ज़रूरी होता है, जो कि मैंने समझा। आप भगवान में विश्वास करते हैं? A lot of people say that you are an atheist. So what is your take on this? एथिस्ट तो नहीं हूँ मैं, ये गलत वर्ड है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि मैं आडंबरता पे बिलीव नहीं करता। आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप एज ए क्रिश्चियन, मैं ऐसे क्रिश्चियन हूँ, लेकिन मैं किसी को भी कम नहीं मानता हूँ। क्रिश्चियनिटी का वर्ड कभी भी ये नहीं है, क्राइस्ट के फॉलोअर्स जो हैं वो क्रिश्चियन कहलाते हैं, लेकिन हम लोग एक परमेश्वर के मानने वाले लोग नहीं हैं, हम 3 परमेश्वर के मानने वाले लोगों में से हैं। एक कहलाता है पिता, जो कि जिसको कि गॉड द ऑलमाइटी कहते हैं, पुत्र वो जो कि यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा मतलब कि होली स्पिरिट। जैसे कि हम लोग का ये मानना है कि परमेश्वर की जो आत्मा थी वो इस पृथ्वी के ऊपर घूमा करती थी, तो ये जो ये चीज़ है उसको हम मानते हैं। और सनातन जो होता है वो इसी से ही शुरू होता है। परमेश्वर जल, वायु और अग्नि है। परमेश्वर का ना कोई प्रकार है ना आकार है, वो एक संतल है, उसकी आवाज़ एक अपने आप में एक हमारे लिए संबोधन है। और सबसे बड़ा धर्म होता है मानवता, क्योंकि हम मानव हैं तो पहला धर्म हमारा मानवता है, उसके अलावा हमारा कोई नहीं है। तो लिहाजा ये कोई कह दे मुझसे कि मैं सिर्फ ईसाई हूँ, नहीं, मेरे पास ईसाई का ठप्पा लगाना बिल्कुल बेकार है। और ना कोई कह दे कि मैं एथिस्ट हूँ, मैं एथिस्ट को भी नहीं मानता। हाँ, मेरा फेथ है, जिसको फेथ का मैंने आपको बता दिया, ये फेथ मेरा है। आई बिलीव इन दिस एंड आई कंटिन्यू इट एज इट इज। दिस इज व्हाट इज देयर। थैंक यू फॉर योर टाइम जॉन। आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को आपकी जर्नी से, जिस तरह से आपका करियर इवॉल्व हुआ, जिस तरह आपने काफ़ी कुछ देखा है लाइफ में, कंट्रोवर्सीज से डील किया है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। इट्स अ वेरी गुड learning pathway for all of us and it's very inspiring for us. Thank you. Thanks for your time. Thank you very much for you also and Amen also. ये पहला पार्ट है जो कि हमने निकाला है आज। बहुत सारी ज़िंदगी की सच्चाइयों को लेकर फिर से हाजिर होंगे। ऐसा नहीं कि हमारे होस्ट, हमारे गेस्ट चेंज हो जाएंगे, ये यही रहेंगे। और आगे देखिएगा कि कुछ ऐसी सच्चाइयों को खोलेंगे आ करके जो कि बहुत अजीब सी होंगी, बिल्कुल नेकेड लाइफ से जुड़ी हुई होंगी। तैयार रहिए उनके लिए भी, जिसके लिए हम आएंगे, फिर से आएंगे, आपको बताएंगे कि हम कौन हैं। नमस्कार।